आज लेक्चर 3 है जो क्लास 9th का ज्योग्राफी है, इसका लेक्चर 3 है। और इसमें आज हम टॉपिक तीसरा ले रहे हैं कि विश्व के 7 बड़े देशों का क्षेत्रफल। ये विश्व के 7 बड़े देशों को हमने क्रम के अनुसार ट्रिक पर पढ़ा दिए हैं और याद भी करा दिए हैं, लेकिन इसका किलोमीटर में किस देश का कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रूस जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका बाद भारत जो है कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 32.8 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। पढ़ा दिए थे कि यहाँ से होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव है। क्या है? अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव है। अब है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव तापमान, मौसम, समय आदि पर पड़ता है। कहने का अर्थ है कि अक्षांशीय भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाला बात है कि भारत पर जो आज मौसम कैसा दिख रहा है आप लोग को? ना तो ज़्यादा धूप दिख रहा है, ना ही ज़्यादा मतलब संतुलित मौसम दिख रहा है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि मौसम पर जो कभी ज़्यादा धूप, कभी ज़्यादा ठंड, कभी संतुलित मौसम, बसंत ऋतु, ऐसा सब जो देखने को मिलता है वो किस किस कारण से ऐसा परिणाम देखने को मिलता है? तो अक्षांश और देशांतरीय प्रभाव के कारण। किस किस कारण से? अक्षांश और देशांतर के कारण। अब है कि अक्षांश और देशांतर को जो प्रभावित करता है वो कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है? तो पहला है कि तापमान प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तापमान, मौसम, समय आदि, इन सभी चीज़ों को लेके मिलकर सभी ये जो किस पर प्रभावित करता है? अक्षांश और देशांतर पर। और ये इन्हीं अक्षांश और देशांतर पर प्रभावित होने के कारण हम लोग को जो है क्या है, मौसम में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि कभी बारिश देखने को मिलता है, कभी अत्यधिक धूप, कभी जो है संतुलित मौसम, जैसे कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म है। आज का मौसम बहुत अच्छा है। कभी हवा अत्यंत, कभी हवा संतुलित में, ये सब जो देखने को मिलता है ये अक्षांशीय और विस्तार के देशांतरीय विस्तार के प्रभाव के कारण ही देखने को मिलता है। अब हम इस सारे को कि तापमान और मौसम, समय, ये सब जो प्रभावित करता है उसी चीज़ को हम जो है नीचे देखेंगे कि तापमान किस प्रकार अक्षांश को प्रभावित करता है और किस प्रकार देशांतर को प्रभावित करता है। इसके बारे में हम नीचे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। अब है पहला पॉइंट है 1 नंबर कि बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता जाता है। कहने का अर्थ है कि तापमान, जैसे कि अब पीछे हम अक्षांश कितना बोले, 37 डिग्री था ना, अगर ये जो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि तापमान क्या होगा? घट जाएगा। अगर अक्षांश बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। तो कहीं कहीं पर रिक्त स्थान में दे देगा कि अक्षांश बढ़ने के अनुसार क्या, उसमें क्या मतलब ऐसा चीज़ है जो कि बढ़ता है या घटता है। तो क्या ऑप्शन मारोगे? कि तापमान घट जाता है। तो बढ़ते अक्षांश के अनुसार जो क्या घट जाता है? तापमान घट जाता है। बढ़ते अक्षांश के अनुसार क्या घट जाता है? तापमान घट जाता है। और बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान जो घट जाता है, इससे क्या प्रभावित पड़ता है मौसमों पे, यही यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर है क्योंकि उसकी दूरी विषुवत रेखा से बढ़ती जाती है। यहाँ पर यह बोल रहा है कि अगर अक्षांश की संख्या बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा? घट जाएगा। तापमान क्या होगा? घट जाएगा। और तापमान अगर घट जाता है तो ऐसा क्यों घट जाता है कि अक्षांश बढ़ने के अनुसार तापमान घट गया? क्योंकि वो इसलिए ऐसा होता है कि विषुवत रेखा से
विषुवत रेखा से उसकी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अक्षांश जो है इस प्रकार से, विषुवत रेखा यहाँ पर है तो इसकी दूरी जो क्या होता है, धीरे धीरे अधिक भागा जाता है तो उसकी दूरी भागा जाता है, विषुवत रेखा से दूर हो जाता है, यहाँ से दूर कट के भाग जाता है। तो अब वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और जब विषुवत रेखा से वह दूरी भाग जाता है तो इस कारण से सूर्य की किरणें क्या होती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जबकि बढ़ते अक्षांश के साथ किरणें तिरछी हो जाती है। और यह भी रिक्त स्थान में रह सकता है कि बढ़ते अक्षांश के साथ सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो यहाँ पर दो रिक्त क्या कहते हो, बोलिए ना, कई क्वेश्चन जो रहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए, यहाँ से दो क्वेश्चन निकलता है कि बढ़ते अक्षांश के अनुसार जो है क्या घट जाता है, तो तापमान घट जाता है। बढ़ते अक्षांश के अनुसार क्या घट जाता है, तापमान घट जाता है। और बढ़ते अक्षांश के साथ सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। बढ़ते अक्षांश के साथ सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न बन रहा है कि बढ़ते अक्षांश के अनुसार अगर तापमान घट जाता है तो ऐसा क्यों होता है कि अक्षांश बढ़ने के अनुसार तापमान घट गया और अक्षांश बढ़ने के कारण जो है सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह दूरी जो है विषुवत रेखा से क्या होता है, दूर, अक्षांश बढ़ने के अनुसार क्या होता है, विषुवत रेखा से दूर हो जाता है। इन्हीं कारणों से क्या होता है कि तापमान घट जाता है और सूर्य की किरणें जो है हमें तिरछी दिखाई देता है। कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। कहाँ पर दिखाई देता है, विषुवत रेखा पे। अब है अतः विषुवत रेखा का क्षेत्र, विषुवत रेखा का क्षेत्र अधिकतम गर्म हो जाता है और तिरछी पड़ने के कारण विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो इससे क्या प्रभाव होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता। तो आप ही बताइए कि हमारा मौसम आजकल कैसा रहता है, ठंडा, आज है ना ठंडा, लेकिन कैसा रहता है, अत्यधिक गर्म रहता है कि नहीं। तो अब तो अनुमान लगा सकते हैं ना कि इसका मतलब क्या है कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें जो है कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इन्हीं कारणों से क्या है, आज हम लोग को अत्यधिक गर्म दिखने को मिलता है। और ऐसा किस कारण से दिखता है, क्योंकि अक्षांश क्या है, विषुवत रेखा से दूरी बना लिया है और विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगी है। इन्हीं कारणों से हमें अत्यधिक गर्म देखने को मिलती है। और ध्रुवीय प्रदेश में न्यूनतम गर्म देखने को मिलती है। तो ध्रुवीय प्रदेश जो कि बिल्कुल ठंडा रहता है, क्या होता है, तो हम बताए थे ना कि उत्तरी गोलार्ध है तो यहाँ पर ध्रुव है ना। न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है। तो वही है कि न्यूनतम ध्रुवीय प्रदेश में न्यूनतम गर्म रहता है, यानी कि बिल्कुल ठंडा रहता है। और वही है यहाँ पे कि बढ़ते अक्षांश के साथ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, हमें अत्यधिक गर्म देखने को मिलती है। अब दूसरा पॉइंट है, नहीं एक और है यहाँ पे। यही कारण है कि केरल और तमिलनाडु में जो विषुवत रेखा के निकट सदा तापमान अधिक रहता है, सूर्य की किरणें जो अधिक पड़ता है। तो आप बताओ कि केरल और तमिलनाडु किस क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो दक्षिण में पड़ता है। तो इसी कारणों से यहाँ इधर वाला एरिया में, इस क्षेत्र में क्या होता है कि अत्यधिक गर्म क्षेत्र रहता है, गर्मी पड़ता है। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। इसके लिए देखिए आगे देखिए दिखाते हैं आपको, इससे मैंने नहीं दिया है। कोच्चि केरल, यहाँ पर कर्नाटक आएगा, इसमें इधर देखिए इसमें भी दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे
यहाँ पर देखिए लद्दाख है, यस। जम्मू कश्मीर है, तो ये सब जो है यहाँ विषुवत रेखा यहाँ बीचों बीच रहेगा। तो ये जो है ये दोनों भाग किस गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव में है कि नहीं है। तो उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र में क्या बोला गया था कि ठंडा रहेगा, इसलिए इधर पर क्या होगा, अक्सर आदमी को सुनिएगा कि इधर क्या है अभी तक ठंडी है, और यही उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में उसको क्या है, गर्मी है। वही केरल, यहाँ पर देखिए केरल और तमिलनाडु की बात किए हैं कि नहीं किए हैं अभी। तो देखिए तमिलनाडु कहाँ पे, तमिलनाडु कहा गया पुदुचेरी, तमिलनाडु कहाँ है, दक्षिणी में है, दक्षिणी भाग में है कि नहीं है। और कर्नाटक भी कहाँ है, केरल भी कहाँ है, देखिए अब तो ये देख लिए। तो इससे तो अब याद रहेगा ना कि लद्दाख जो है किस गोलार्ध में पड़ता है, इसके बाद तमिलनाडु राज्य किस राज्य में पड़ता है, कर्नाटक, केरल, और इस समय जो है अभी जो है गर्मी पड़ता होगा या ठंडी पड़ता होगा। अगर इस प्रकार से ना अनुमान लगाकर आप लोग अगर पढ़ते हैं तो भूलिएगा भी नहीं। और जब भी जैसा मौसम में परिवर्तन होगा तो अनुमान, कैसे ज्योतिष लोग कह देता है कि अगला महीना, या वैज्ञानिक कह देता है कि आज बारिश होने वाला है, कैसे कह देता है, यही चीज़ को अध्ययन किया है अच्छा से, और यही करने के कारण जो है अनुमान लगा लेता है इसी चीज़ से। आप ही बताइए, अगर कोई जो पूछेगा कि कितना गर्म है आज, तो आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा कि अपने लोग को गर्म अत्यधिक है, लेकिन इस एरिया में गर्मी नहीं होगा, कह सकते हैं ना आराम से, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि हमें इन्हीं कारणों से जो है गर्मी और ठंडी देखने को मिलती है। यही कारण है कि केरल और तमिलनाडु में जो विषुवत रेखा के निकट हैं वो सदा तापमान अधिक रहता है, और सदा तापमान अधिक रहेगा तो विषुवत रेखा के निकट है, विषुवत रेखा के निकट है। अगर तापमान अधिक रहेगा तो मौसम कैसा रहेगा, गर्म की ठंडा, ठंडा गर्म रहता। तो अत्यधिक तापमान अधिक रहेगा तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, अत्यधिक गर्म रहेगा। जैसे कि केरल और तमिलनाडु में अत्यधिक गर्म रहता है। अब है जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। विषुवत रेखा से यहाँ जो विषुवत रेखा है, तो ये दोनों क्षेत्र देखिए कि यहाँ भारत है तभी तो हमें नज़दीक दिख रहा है, लेकिन दूर है कि नहीं दूर है, तो काफ़ी दूर है। तो काफ़ी दूर होने के कारण तो अत्यधिक तापमान हमें देखने को मिलता है, और वही जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में हमें विषुवत रेखा से काफ़ी दूर होने के कारण हमें तापमान बहुत कम रहता है। और इन्हीं कारणों से वहाँ पर क्या रहेगा, तापमान कम रहेगा तो ठंडी रहेगा, और तापमान अधिक रहेगा तो गर्म रहेगा, जिसका प्रभाव वहाँ की खेती, खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या आदि पर पड़ता है। तो आप ही बताइए, आपके क्षेत्र में ठंडी रहता है तो क्या आपको दिनचर्या में परिवर्तन नहीं रहता है, गर्मी के अनुसार परिवर्तन नहीं रहता है। अब है कर्क रेखा। आप बताइए कि कर्क रेखा जो है कितने देशों को काटता है, 2 देशों को, और कितने राज्य से होकर गुजरता है। पूछेंगे कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से, 8 राज्य से। कितने देश से, 2 देश, 2 देश से। दोनों में याद रखिएगा, कितने देश तो 2 देश, और कितने राज्य तो 8 राज्य। अगर राज्य वाला ट्रिक पूछे तो मित्र पर गमछा झाड़, क्या वो याद रखेगा, मित्र पर गमछा झाड़। इसका मित्र पर गमछा झाड़ इतना ट्रिक अभी याद रख लीजिए, लेकिन इसी पर सभी 8 राज्य हम नाम याद आपको करवा देंगे। पहले इतना याद रखिए कि कर्क, इसके बाद कि कर्क रेखा हम किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और भारत के बीच से गुजरती है। पूछेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत से कहाँ से होकर गुजरती है, तो बीच से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है भारत के कहाँ से होकर गुजरती है, बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा के उतरने वाले भूभाग में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। तो आप ही बताइए कि हम जो है कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती है, तो क्या हमारे क्षेत्र में क्या सूर्य की किरणें जो है लंबवत आएगी या तिरछी आएगी,
तिरछी। तिरछी आएगी। तिरछी आने के कारण तो ही अत्यधिक गर्म दिखता है। और यहाँ जो है अभी क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो है लंबवत सूरज की किरणें नहीं आती है, यानी कि तिरछी आती होगी। और कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती है। यह रिक्त स्थान में रह सकता है कि कर्क रेखा जो है भारत के कहाँ से होकर गुजरती है, जो बीच से होकर गुजरती है। अतः उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र बन जाता है। और उत्तरी भाग में क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्र बन जाता है। जब भी लंबवत नहीं आएगी सूरज की किरणें तो ऑटोमेटिक है कि उस समय जो है हमारा क्षेत्र में ठंडी रहेगा, शीतोष्ण क्षेत्र रहेगा, न ज़्यादा अत्यधिक गर्म न ज़्यादा ऐसा रहेगा, क्षेत्र बन जाता है। कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें किसी न किसी स्थान पर किसी समय लंबवत आवश्यक पड़ती है। और ऐसा बात नहीं है कि हमारे क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी दिन पड़ेगा। और जिस दिन पड़ेगा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है उस दिन अत्यधिक गर्म दिखने को मिलती है, और जिस दिन नहीं पड़ती है उस दिन ठंड दिखने को मिलती है। यह क्षेत्र उष्ण क्षेत्र के अंदर आ जाता है। जिस दिन अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी तो उस दिन क्या होगा, उष्ण क्षेत्र होगा। और जिस दिन सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ी या लंबवत नहीं पड़ी तो उस क्षेत्र क्या होगा, शीतोष्ण क्षेत्र होगा। अब है नेक्स्ट वेंथ के अक्षांश से दूरी। अक्षांश से दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि लंबाई अंतर होता है। कभी कभी सुनता होगा कि ठंडी में दिन क्या होता है, लंबा कि छोटा, लंबा। अभी जो है ठंडी में दिन लंबा होता है, छोटा छोटा दिन जो है ठंडी में छोटा, रात लंबा, और गर्मी में दिन लंबी रात छोटी होता है ना। ऐसा सुनने को क्यों मिलता है, किस कारण से मिलता है, तो अक्षांश से दूरी बढ़ने के कारण क्यों मिलता है, अक्षांश। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि अक्षांश से दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि यानी कि लंबाई में अंतर आता है। केरल एवं तमिलनाडु में जहाँ सबसे केरल और तमिलनाडु में क्या है, जहाँ सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर होता है। तो कहीं कहीं यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि केरल और तमिलनाडु में जहाँ सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन होते हैं, सबसे छोटे एवं सबसे बड़े जो दिन होते हैं, इन दोनों में कितना मिनट का अंतर होता है, 45। कितना मिनट का अंतर होता है, तो 45 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का अंतर होता है, 45 मिनट का अंतर होता है। कहाँ पे होता है, तो केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है, केरल और तमिलनाडु में। कि केरल एवं तमिलनाडु में जहाँ सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर आता है, वही लेह में, लेह कहाँ पर है, लेह जो कि जम्मू कश्मीर में है, लेह में यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है। कितना घंटे का, 5 घंटे का हो जाता है। जबकि केरल और तमिलनाडु में कितना का अंतर होता है, 45 मिनट का। देखो लेह जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो आप ही बताइए कि हम लोग तमिलनाडु कहाँ पर देखे थे, यहाँ पे, और केरल भी कहाँ पर है, यहीं पर दक्षिणी एरिया में है, यहीं पर है। और ये लेह जो कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे है। तो इन दोनों में दूरी है कि नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाने में तो कम में दूरी है, तमिलनाडु से यहाँ, तो 45 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ जाता है तो कितना दूरी लगेगा, 5 घंटा लगेगा नहीं लगेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि लेह जो कि जम्मू कश्मीर जो कि लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, यह अंतर जो होता है 5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का, 5 घंटे का होता है। और यह सब जो अंतर दिखने को मिलता है किस कारण से, तो विषुवत रेखा से अक्षांश से दूरी बढ़ने के कारण हमें दिन रात में भी अंतर देखने को मिलता है। केरल एवं तमिलनाडु में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन जो देखने को मिलता है, ये भी अक्षांश से दूरी होने के कारण। और केरल एवं तमिलनाडु में हमें जो अंतर दिखने को मिलता है, कितना मिनट का अंतर, तो 45 मिनट का। और लेह में अगर केरल तमिलनाडु और लेह में अंतर देखने को मिलते कितने घंटे का, 5 घंटे का। यहाँ पर अच्छा से समझ में आया। यहाँ पे 6-7 प्रश्न बन गया है कि दिन में और रात में अंतर जो दिखने को मिलता है लंबाई में, किस कारण से, अक्षांश से दूरी के कारण, अक्षांश से दूरी बढ़ने के कारण देखने को मिलता है। केरल और तमिलनाडु में जो सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन होते हैं, किस कारण से, तो अक्षांश से दूरी बढ़ने के कारण से। इसके बाद है कि केरल और तमिलनाडु में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है, 45 मिनट का।
अगला प्रश्न है कि केरल तमिलनाडु और लेह इन दोनों में कितने घंटे का अंतर होता है? 5 घंटे और इनमें जो ये अंतर देखने को मिलता है किस कारण से? तो अक्षांश से दूरी बढ़ने के कारण। अब समझ में आया? अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कि देशांतरीय विस्तार। पहले तो हम अक्षांश विस्तार के कारण इतना चीज़ देखने को मिला था कि सूर्य की किरणें कभी सीधी पड़ती थी, कहीं पर अत्यधिक गर्म देखने को मिलता था, कहीं पर ठंडी देखने को मिलता था, कभी दिन और रात में लंबाई कम और बेसी देखने को मिलता था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? देशांतरी। से पहले क्या पढ़े हैं? अक्षांशीय के बारे में। अब यहाँ देखिए कि देशांतरीय विस्तार के प्रभाव पड़ने से क्या होता है। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? समय पे। यहाँ पर भी रिक्त स्थान पॉइंट बन सकता है कि देशांतरीय विस्तार का प्रभाव किस पे पड़ता है? समय पर पड़ता है। देशांतरीय विस्तार के प्रभाव किस पर पड़ता है? समय पर। लेकिन अक्षांशीय विस्तार किस पर प्रभाव पड़ता है? अवधि पर। किस पे? अवधि पर, मतलब दिन और रात की अवधि पर, लंबाई पर अंतर पड़ता है। देशांतर की दूरी ग्रीनविच जो कि ब्रिटेन से मापी जाती है। देशांतर की दूरी जो है कहाँ से मापी जाती है? तो जो कि ब्रिटेन से मापी जाती है। ग्रीनविच कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ग्रीनविच कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। कहीं कहीं पर ऑप्शन में ग्रीनविच दे देता है और कहीं कहीं पे ब्रिटेन दे देता है। तो वही कह रहा है कि देशांतर की दूरी जो है किससे मापी जाती है? कहाँ से मापी जाती है? तो ग्रीनविच ब्रिटेन से मापी जाती है। कहाँ से? ग्रीनविच ब्रिटेन से मापी जाती है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं समय बढ़ता जाता है। एक चीज़ याद रखो, अभी तो नहीं, 10वां में जो जाओगी तो आप एक चीज़ देखने का, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि समय में और दिन में दोनों में अंतर हो जाता है। मतलब क्या होता है कि आज जैसे कि 6 तारीख थे, कल क्या होता है? 7 तारीख होता है। ऐसा क्यों होता है? और अभी जो है 10 बज रहा है तो कुछ देर के बाद 12 बजे, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए, मतलब अपने क्षेत्र में 10 बज रहा है तो दूसरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि उतना घंटा जुड़ के, जैसे कि कहीं कहीं पर सुनने को मिलता है कि यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर क्या है? रात है। तो इस सब देखने, यह स्थिति सब देखने को क्यों मिलता है? किस कारण से मिलता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक जुड़ जाता है, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो एक घट जाता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो पश्चिम से, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब आज 6 है तो कल 7 हो जाएगा, आज 10 है तो 12 हो जाएगा। कल्हे नहीं, मतलब आज के टाइम में परिवर्तन होता है, कल्हे में नहीं। कल्हे खाली डेट में परिवर्तन हो, समय बढ़ जाता है। और 15 डिग्री देशांतर दूरी में लगभग 1 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पर यह भी प्रश्न आता है कि 15 डिग्री देशांतर में लगभग कितना का अंतर होता है? 1 घंटे का अंतर। कितना का अंतर होता है? 1 घंटे का अंतर होता है। 15 डिग्री देशांतर दूरी में जो है कितना का अंतर होता है? 1 घंटे का। और देशांतर की दूरी जो है किससे मापी जाती है? तो ग्रीनविच ब्रिटेन से मापी जाती है। और देशांतर विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ता है? समय पर पड़ता है। तो 3 प्रश्न बना कि नहीं बना यहाँ पे? पहला बना कि देशांतर दूरी किससे मापी जाती है? कहाँ से? ग्रीनविच ब्रिटेन से। दूसरा दूरी है कि 15 डिग्री देशांतर दूरी में लगभग कितना का अंतर आता है? 1 घंटे का। देशांतर विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ता है? समय पर पड़ता है। और इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्य उदय होता है उससे ठीक 2 घंटे बाद कच्छ गुजरात में, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ पर है कच्छ। कच्छ जो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहने का अर्थ है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? पूर्व, इधर होगा, पूर्व की ओर होगा, देखो ना, अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर, तो पीछे क्या पढ़े कि पश्चिम से अगर, हाँ 1 मिनट और, पश्चिम से अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यह भी प्रश्न आता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है? बढ़ जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय बढ़ जाता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्य उदय होता है
उससे 2 घंटे बाद कच्छ गुजरात में क्या होगा? सूर्यास्त हो जाता है। सूर्य अस्त होगा। समझ में आया? देखो पूर्व की ओर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है और ये पश्चिम में गुजरात है। तो इधर से जो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो यहाँ से 2 घंटे यहाँ पर हो जाएगा सूर्योदय। इसके बाद 2 घंटे बाद यहाँ पर उजाला होगा। समझ में आया? सो कह रहा है यहाँ पे कि 2 घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश तो पूर्व में है और कुछ कच्छ गुजरात जो कि पश्चिम में है। और जब अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर सवेरा होने पर रहेगा, सूर्योदय होगा। मतलब कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो यहाँ पर प्रश्न यह भी रह सकता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज की किरणें 10 बजे 6 बजे निकलता है, तो आप ही बताए कि गुजरात में कितने घंटे बाद सूर्योदय होगा? 2 घंटे बाद। और टाइम भी दे देगा, अगर 10 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा? तो अगर 6 बजे होता है तो कितना, हमको तो पता है कि 2 घंटे का अंतर होता है। तो 2 घंटा हम क्या करेंगे? घटा देंगे, जोड़ेंगे ना। हाँ, पूर्व की ओर नहीं जोड़ेंगे, इसमें 2 घंटे बाद उदय होगा, तब बाद तो जोड़ेंगे। 2 घंटे बाद जोड़ेंगे, उदय होगा। कहाँ पे? कच्छ जो कि गुजरात में। अब है यहाँ पे कि सूर्य उदय होता है, अतः साढ़े 82:30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर या मानक देशांतर माना जाता है। यहाँ पर यह भी प्रश्न रहता है कि भारत का मानक यामोत्तर कितना माना जाता है? तो 82°30' पूर्वी देशांतर को माना जाता है, या मानक देशांतर रेखा को ही मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। मानक देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? मानक यामोत्तर कहा जाता है। मानक देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? मानक यामोत्तर कहा जाता है। और मानक यामोत्तर या मानक देशांतर माना जाता है कितना? भारत की कितना माना जाता है? तो 82°30' पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 82°30' पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। अब बताओ कि मानक रेखा जो है, मानक देशांतर रेखा, वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर क्षेत्र से। मिर्जापुर कहाँ पड़ती है? गुजरात में। तो मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? गुजरात से। तो भारत देश से उत्तर प्रदेश राज्य से मिर्जापुर से गुजरती है। क्या गुजरती है? भारत का मानक देशांतर। क्या गुजरती है? मानक देशांतर। और भारत का मानक देशांतर कितना है? 82°30' पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतर कितना है? 82°30' पूर्वी देशांतर है। यहाँ से तो एक प्रश्न रहता ही है, ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट ही यहाँ पे है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर 4 होगा वो।